हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज मेजरमेंट के लेक्चर में हम सीयरिंग ब्रिज आपको पढ़ाएंगे। सीयरिंग ब्रिज क्या होता है, इसके द्वारा कैपेसिटेंस मेजर किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर किया जाता है, लॉस एंगल मेजर किया जाता है, पावर फैक्टर मेजर किया जाता है, डिसिपेशन फैक्टर मेजर किया जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफार्मर आयल मेजर किया जाता है। समझ में आया? तो सीयरिंग ब्रिज जो है, सीयरिंग ब्रिज के द्वारा जो है बहुत ही ज्यादा चीजों का क्या किया जाता है, ज्यादा क्वांटिटीज का क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। समझ में? आगे और सारी क्वांटिटीज हैं, लेकिन जो मेन में है वो हमने आपको क्या कर दिया है, बता दिया है। इसके द्वारा कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लॉस एंगल, पावर फैक्टर, डिसिपेशन फैक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफार्मर आयल को क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। ठीक है। इसके द्वारा कैपेसिटेंस भी हम मेजर करते हैं, लेकिन ज्यादातर पावर फैक्टर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन क्या होता है, आर होता है। ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग मटेरियल के लिए इसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। इसे रिलेट देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम परमिटिविटी भी कहते हैं। परमिटिविटी इसका मात्रक क्या होता है, फैराड प्रति मीटर। कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। इसे एब्सोल्यूट परमिबिलिटी बोलते हैं, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आया? ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी है, ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, और ये हमारा क्या है, मटेरियल की परमिटिविटी है। ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इन दोनों का यूनिट क्या होता है, फैराड प्रति मीटर होता है, और रिलेटिव परमिटिविटी का नो यूनिट होता है, नो यूनिट। ठीक है। कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड प्रति मीटर होता है। ठीक है। इसका भी मान आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ तो बेसिक आपको पढ़ाना नहीं है, लेकिन हम नहीं तो हम इसके बारे में डिटेल में आपको बताते। फिलहाल इतना जानकारी आपके लिए क्या है, पर्याप्त है। ठीक है। तो सीयरिंग ब्रिज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है। हालांकि एग्जाम में तो बहुत कम पूछा गया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है। इसके द्वारा कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पावर फैक्टर, डिसिपेशन फैक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफार्मर आयल ईटीसी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब यहाँ पर ब्रिज में देखिए, ये जिस कैपेसिटेंस को हमें क्या करना है, मेजर करना है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, C1 कैपेसिटेंस लगा दिया है। ठीक है। यहाँ पर हमने C1 कैपेसिटर लगा दिया है। ये उसका रेजिस्टेंस है हमारा, क्या इसमें एक रेजिस्टेंस है हमारा, क्या है, R1। हमें R1 को भी ज्ञात करना है, C1 को भी क्या करना है, ज्ञात करना है। R3 हमारा फिक्स रेजिस्टेंस है, और C2 हमारा एक कैपेसिटर है, स्टैंडर्ड कैपेसिटर है, जो एक क्या है, फिक्स रेजिस्टेंस, फिक्स कैपेसिटर है। ठीक है। यहाँ पर C4 एक कैपेसिटर लगाया गया है, R4 हमारा एक रेजिस्टेंस लगाया गया है। ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में है। यहाँ पर C4 और R4 को हम क्या करें, वेरी करेंगे, C4 एंड R4। ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, वेरी करेंगे। वेरी करके हम ब्रिज को किस कंडीशन में लाते हैं, बैलेंस कंडीशन में लाते हैं। हमने आपको बताया कि इसे इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसे हम Z3 मान लेंगे, इसे हम Z1 मान लेंगे, इसे हम Z2 मान लेंगे, और इसे हम क्या मान लेंगे, Z4 मान लेंगे। समझ में आया? तो आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल बराबर आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल, इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन हमें इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल इस पॉइंट को लिखना है, हमें केवल इस ब्रिज को बना देना है। इस ब्रिज को बनाने के बाद बैलेंस इक्वेशन हमें क्या करना है, लिखना है, जो लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद आता है। ठीक है। ये हमारा क्या है, बैलेंस कंडीशन में इसका इक्वेशन है, R1 बराबर R3 C4 बाई क्या है, C2 है। यहाँ पर C4 और R4 को हम चेंज करके ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में लाते हैं। जब बैलेंस कंडीशन में लाएंगे तो इसमें डिटेक्टर में फ्लो होने वाली करंट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा ब्रिज क्या हो जाता है, बैलेंस कंडीशन में आ जाता है। R1 का मेजरमेंट होगा किसके द्वारा, R3 C4 बाई C2 के द्वारा होगा। C1 का मेजरमेंट हो जाएगा C2 इंटू R4 बाई R3 के द्वारा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या है, डेसिपेशन फैक्टर, डेसिपेशन फैक्टर WC1 और क्या है आपका R1 है। डिसिपेशन फैक्टर WC1 और क्या है आपका R1 है, मल्टीप्लीकेशन में है। यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर डेसिपेशन फैक्टर का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डेसिपेशन फैक्टर हमने निकाला है, ये कहाँ से आता है, इस चीज को हमें आपको बता दे रहे हैं। ठीक है।
जैसे अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम इस ब्रिज के द्वारा कैसे मेजरमेंट करेंगे। देखिए होता क्या है, जैसे जो कैपेसिटर यहाँ पर क्या किए हैं, हम जोड़े हैं, समझ में आया। जो कैपेसिटर हमने यहाँ पर क्या किया है, जोड़ा है, इसका तो हमें इसके प्लेट का एरिया हमें पता होगा, इसके बीच का डिस्टेंस हमें पता होगा। मान लीजिए जो कैपेसिटर होता है इसमें दो प्लेटें होती हैं, समझ में आया। तो एक प्लेट का, जैसे प्लेटें देखिए कैसे होती हैं, ये हमारा प्लेट होता है, ऐसे हमारी प्लेटें होती हैं, ऐसे प्लेटें रखी जाती हैं पैरेलल में, ठीक है। ये प्लेट का हमारा यहाँ से पॉइंट निकालेंगे और एक यहाँ से पॉइंट निकालेंगे, ये प्लेट का एरिया हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस आपका कितना है, डी है, समझ में आया। तो जो कैपेसिटर हम जोड़ेंगे उस प्लेट का हमें एरिया और डिस्टेंस हमें क्या होगा, पता होगा, और इसी के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। इसी के मान को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो C1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ए बाई क्या हो जाएगा, डी। ये क्या है, प्लेटों का एरिया है, और डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जो एप्सिलॉन है ये हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम परमिटिविटी के नाम से जानते हैं। इस चीज को हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अब एप्सिलॉन बराबर आपका C2 इंटू R4/R3। देखिए होता क्या है, यहाँ पर C1 का मान हम रख देंगे, देखिए यहाँ से परमिटिविटी का मान निकाल लेंगे या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर C1 का मान हम कैलकुलेट करके निकाले हैं, C1 बराबर C2 इंटू R4 बाई क्या है आपका R3, यहाँ पर रख देंगे, D बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब परमिटिविटी बराबर आपका इतना आ गया। तो ये क्या है, हमें एरिया पता ही होता है, हमें D पता ही होता है, R3 और R3 और आपका क्या है R4, ये दोनों हमको पता ही है कि हमने कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ कर रखा है, समझ में आया। और हमने R4 को कितना चेंज किया ये भी हमें क्या है, पता है। बाकी C2 का मान हमें क्या है, पता है, ये तो फिक्स कैपेसिटेंस है, समझ में आया। ये नॉन कैपेसिटेंस है, ये नॉन रेजिस्टेंस है, नॉन कैपेसिटेंस है। और ये क्या है, C4 भी हमारा नॉन कैपेसिटेंस है, इसके मान को हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल होता है। R4 को भी हम चेंज कर सकते हैं, हम चेंज करेंगे तो कितना चेंज करेंगे ये तो हमको पता होगा ना। जब इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो हमें पता होगा कि हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के मान को कितना चेंज कर रहे हैं। इस भुजा में जो भी हमारा कैपेसिटेंस जुड़ा है, ये कैपेसिटेंस C1 और इसमें कनेक्ट जो R1 है हमारा, इसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर परमिट देखिए, यहाँ पर D ज्ञात होगा, प्लेटों का एरिया ज्ञात होगा, R4 R3 भी हमें ज्ञात ही होता है पहले से। अब C2 है हमारा, तो C2 का मान भी हमें पता होगा। तो यहाँ से क्या, हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान हम नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद क्या है, हम डेसिपेशन फैक्टर निकालेंगे, डेसिपेशन फैक्टर निकालेंगे। जैसे देखिए ये डेसिपेशन फैक्टर है जिसे हम कैपिटल डी से क्या किए हैं, डिनोट किए हैं, ठीक है। डेसिपेशन फैक्टर को हम कैपिटल डी से डिनोट किए हैं, ओमेगा C1 इंटू क्या है आपका R1 है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस के किस में जुड़ा है, सीरीज में जुड़ा है। कैपेसिटर जो है एक रेजिस्टेंस के किस में जुड़ा है, सीरीज में जुड़ा है। इस कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पे हमने V वोल्ट की सप्लाई दी, इसमें आपका IC करंट गया और इसमें आपकी कौन सी करंट गई, IR करंट गई, समझ में आया। तो अगर इसका फेज देखिए, IR बराबर कितना हो जाएगा, पैरेलल में वोल्टेज तो समान ही रहेगा, V बाई क्या होगा, R होगा, क्योंकि IR करंट इसमें जा रही है ना। और IC बराबर क्या होगा, V बाई आपका क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा। XC किसके लिए है, आपका कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर के लिए XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। XC बराबर आपका कितना होता है, 1/ओमेगा इंटू C होता है, आपको पता होगा क्योंकि AC सर्किट आप पढ़े होंगे। तो XC, XL, X और इम्पीडेंस और एडमिटेंस, इन सारी चीजों के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से क्या कहे होंगे, जानते होंगे, ठीक है। बाकी तो पढ़े ही होंगे। अब यहाँ पर AC सर्किट हम आपको तो पढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पर तो केवल ब्रिज चल रहा है, ब्रिज ही हम पढ़ा दें, इतना ही बहुत है, ठीक है। अब IR बराबर V बटे क्या है, R है। IC बराबर हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर। हम फेजर डायग्राम खींचते हैं। फेजर डायग्राम का मतलब मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज क्या है, कॉमन है, दोनों में वोल्टेज क्या है, कॉमन है। तो हमने वोल्टेज का फेजर क्या कर लिया, खींच लिया। हमने वोल्टेज का फेजर क्या कर लिया, खींच लिया। ये हमारा वोल्टेज है, समझ में। अब रेजिस्टेंस में जो करंट होता है वो वोल्टेज के फेज में होता है। नहीं जानते हैं तो ऐसी सर्किट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वहां पर सब चीज बताया गया है आपको, मतलब कि बुक पढ़ लीजिएगा, उसमें सारी चीजें आपको बताई गई हैं, ठीक है।
तो IR करंट होगा वो वोल्टेज किस में होगा, फेज में होगा, लेकिन जो IC करंट होगा, जो कैपेसिटर में करंट होगा, वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है। ये हमारा कौन सी करंट होगी, IC करंट होगी। अब दो करंट हुआ, दो करंट 90 डिग्री पर है, IR और क्या है IC, तो इनका रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, रिजल्टेंट आपका I मिल जाएगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट करंट क्या हो गया, I हो गया। अब रिजल्टेंट करंट और वोल्टेज के बीच जो एंगल होता है उसे फाई से डिनोट करते हैं, जिसे पावर फैक्टर एंगल या फेज एंगल के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इस करंट और इस IC के बीच में जो एंगल होगा उसे डेल्टा से डिनोट करते हैं, जिसे लॉस एंगल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लॉस एंगल। हमने यहाँ पर लिखा है ना लॉस एंगल की, हम इसके द्वारा लॉस एंगल को भी क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो ये लॉस एंगल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए क्या है, नुकसान है, मतलब वो कैपेसिटर उतना ही खराब होगा। ये लॉस एंगल जितना ज्यादा होगा कैपेसिटर हमारा उतना ही खराब होगा, और ये लॉस एंगल जो है, ये लॉस एंगल हमारा जितना कम होगा हमारा कैपेसिटर उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। समझ में आया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। जैसे अगर tan लेमडा, अगर इस त्रिभुज में ये जो हमारे त्रिभुज है, अगर इसमें हम क्या ले ले, tan लेमडा ले ले, तो tan लेमडा बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, क्योंकि IR इसके क्या है, समांतर है। तो ये हमारा क्या होगा, IR होगा, और ये हमारा क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार, तो IR बटे क्या हो जाएगा, IC। तो tan लेमडा को ही हम क्या बोलते हैं, डेसिपेशन फैक्टर। डेसिपेशन फैक्टर बराबर होता है tan लेमडा। समझ में, हमने tan लेमडा का मान कैलकुलेट कर लिया, तो डेसिपेशन फैक्टर बराबर आपका tan लेमडा बराबर IR बटे क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा। IR का मान हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है, यहाँ पर रख दीजिए। IC का मान हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पर रख दीजिए। समझ में आया। वोल्टेज वोल्टेज कट जाएगा, VC बटे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है। D बराबर tan लेमडा बराबर XC बटे क्या हो जाएगा, R। XC का मान हमें पता है कि XC बराबर 1/ओमेगा इंटू C होता है। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो 1/ओमेगा इंटू C इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो डेसिपेशन फैक्टर tan लेमडा बराबर आपका 1/ओमेगा C इंटू R हो जाएगा। तो ये किसके लिए है, संट के लिए है। मतलब क्या है, संट का मतलब होता है पैरेलल। मतलब जब कैपेसिटर जो है, जब रेजिस्टेंस के किसमें जुड़ा हो, पैरेलल में जुड़ा हो, तो उस कंडीशन में जो डेसिपेशन फैक्टर आएगा, D बराबर tan लेमडा बराबर आपका 1/ओमेगा इंटू CR आएगा। समझ में आया। लेकिन यहाँ पर हमें इसका डेसिपेशन फैक्टर निकालना है, क्योंकि ये तो किसमें जुड़ा है, सीरीज में। तो सीरीज के लिए डेसिपेशन फैक्टर ठीक इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो D बराबर tan लेमडा बराबर ओमेगा इंटू C इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर सीरीज सर्किट है, इसलिए डेसिपेशन फैक्टर ओमेगा इंटू C1 इंटू क्या लिख दिया गया है, R1 लिख दिया गया है। समझ में आया। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए अब डेसिपेशन फैक्टर जब हमें पता होगा, देखिए डेसिपेशन फैक्टर हमें पता है कि डेसिपेशन फैक्टर बराबर आपका कितना है, tan लेमडा है। ठीक है। तो लेमडा बराबर आप निकाल सकते हैं tan इनवर्स डेसिपेशन फैक्टर लिख सकते हैं। समझ में आया। तो डेसिपेशन फैक्टर हमें पता होगा, तो tan इनवर्स के माध्यम से हम जो है क्या कहते हैं, लॉस एंगल का मान निकाल सकते हैं। तो लॉस एंगल भी हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। कैपेसिटेंस तो हम ज्ञात ही कर लेंगे, परमिटिविटी हमने ज्ञात कर लिया, लॉस एंगल हमने ज्ञात कर लिया। पावर फैक्टर भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम पावर फैक्टर भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, cos फाई होता है। ठीक है। cos फाई बराबर R अपान क्या होता है, Z होता है। तो इस तरीके से पावर फैक्टर भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो अगर इसी त्रिभुज में cos फाई आप ले लीजिए, तो cos फाई बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। समझ में आया। तो आधार हमारा क्या है, IR है, तो यहाँ पर IR बटे कर्ण हमारा क्या है, I है, तो टोटल करंट I हो जाएगा। तो यहाँ से आपका पावर फैक्टर भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद अगर डाइलेक्ट्रिक लॉस, यहाँ पर एक चीज नहीं लिखा गया होगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस। ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक लॉस भी इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इतना तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे होता है कि डाइलेक्ट्रिक लॉस का फार्मूला होता है स्मॉल p बराबर V का स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू C इंटू आपका क्या हो जाता है, tan लेमडा हो जाता है। इसे डेरिवेट करके नहीं बताएंगे कि ये कहाँ से आया, क्योंकि उसको डेरिवेट करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको जानने की जरूरत है। ये डाइलेक्ट्रिक लॉस का फार्मूला है। मतलब क्या है कि कैपेसिटर के बीच जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया है, जिसे इंसुलेटिंग मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, उसमें होने वाले लॉस का फार्मूला है। समझ में आया। ये आपका क्या है, वोल्टेज है, और इसे आप ऐसे
विस्तारित कर सकते हैं वी स्क्वायर 2 पाई एफ इंटू सी आपका क्या हो जाएगा tan लेमडा, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू क्या होता है, एफ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस है, ये क्या है, लॉस है। डाइलेक्ट्रिक क्या है, लॉस। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, और डाइलेक्ट्रिक लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan लेमडा। समझ में आया? हमें तो पता रहेगा कितना वोल्टेज हम दे रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। ठीक है, 1 मेगाहर्ट्ज तक शायद फ्रीक्वेंसी दी जाती है, लेकिन अभी इस चीज को जानने की जरूरत नहीं है। बस हमें ये दिखाना है कि हम डाइलेक्ट्रिक लॉस को कैसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि tan लेमडा का मान जितना कम होगा, ठीक है, tan लेमडा का मान जितना कम होगा उतना ही डाइलेक्ट्रिक लॉस हमारा क्या होगा, कम होगा। तो इसके लिए ये जो हमारा एंगल है डेल्टा, ये हम लेमडा बोल दिए, ये हमारा क्या है, डेल्टा है। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे हमने फिगर में बताया था ना कि ये हमारा क्या है, टोटल करंट आई है, ये हमारी करंट क्या है, आर है, और हमारी करंट क्या है, आईसी है। ये वाला जो एंगल आपका क्या है, डेल्टा है। तो इस कंडीशन में ये वाला एंगल कम से कम होना चाहिए। ये वाला एंगल जब कम से कम होगा तो लॉस क्या होगा, कम से कम होगा। समझ में आया? तो कैपेसिटर हमारा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। नहीं तो उसमें उसमें जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किया गया है उसमें पावर लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो कैपेसिटर हमारा क्या होगा, खराब होगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच जो इंसुलेटिंग मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें लॉसेस जो है ना हो। समझ में आया? नहीं तो डाइलेक्ट्रिक लॉस ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि वो कैपेसिटर हमारा क्या होगा, खराब होगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर